या कहीं अन्य ही है, इसीलिए असत है ऐसा, पूर्ण रूपेण असत है, पूर्ण रूपेण जिसकी सत्ता नहीं है ऐसा सर्प रस्सी में भ्रम से दिखाई पड़ता है। ऐसा शून्यवादी का जो मत है इसी का नाम है असत ख्याति। उसके बाद क्षणिक विज्ञानवादी जो है वो कहते आत्मख्याति। यहाँ आत्मख्याति में यहाँ आत्मा से मतलब इनका बुद्धि से है। क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं कि बुद्धि, ये जो सर्प है बुद्धि ही सर्प के रूप को धारण करती है। सर्प की वास्तव में कहीं सत्ता नहीं है, लेकिन बुद्धि ही सर्प के रूप में सर्प के रूप को धारण करती है और बुद्धि सभी पदार्थों के रूप को धारण करती है। इसलिए और बुद्धि क्षण क्षण में परिवर्तित होती है, इसलिए क्षणिक विज्ञानवादी जो है, इनको क्षणिक विज्ञानवादी कहा गया है। ये आत्मख्याति को मानते हैं। का नाम असत ख्याति है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ख्याति है आत्मख्याति। यहाँ आत्मख्याति से आत्मा मत समझना, आत्मा का मतलब यहाँ पर बुद्धि है। ठीक है, आत्मा का मतलब यहाँ पर बुद्धि है। ये भी बौद्ध ही है, पर ये क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध है। ठीक है, ये क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध है। ये कहते हैं कि ये बात जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में सांप कहीं भी नहीं है, लेकिन जो बुद्धि है वो बुद्धि ही सांप के रूप को धारण करती है। सांप के और जितने भी संसार में जो भी पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं सबके आकार को बुद्धि ही धारण करती है, सबके रूप में बुद्धि ही दिखाई पड़ती है और वो बुद्धि क्षण क्षण में परिवर्तित होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है कि क्षणिक विज्ञान रूप, मेरे जो बुद्धि है वो क्षणिक विज्ञान रूप है, इसलिए इनको कहा गया है क्षणिक विज्ञानवादी है। ठीक है, ये इनका कहना पड़ गया कि क्षणिक मतलब जो बुद्धि है वही सर्प के रूप को धारण करती, ये इनका सिद्धांत है। उसके बाद में हुआ अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति न्यायिक और वैशेषिक लोग मानते हैं। ये कहते हैं कि जो सांप है वो बाम्बी में है। कहाँ है? बाम्बी में है, और बाम्बी में, और जो नेत्र है उस नेत्र में दोष है, पित्त कामला आदि दोष है। उस दोष के कारण वो सांप सम्मुख प्रतीत होता है, सामने प्रतीत होता है। तो बोले इसमें अगर कोई शंका कर सकता है कि भी दोष, अगर किसी बात का कोई रोग आदि हो तो उससे सामर्थ्य घटती है, बढ़ती थोड़ी है। तो इन्होंने कहा, उत्तर दिया कि ऐसा है, देखो पित्त दोष अगर किसी को हो जाए तो देखो उसकी भूख कितनी बढ़ जाती है, तो भोजन पचाने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है। ऐसे यहाँ नेत्र के अंदर में दोष होने से भी देखने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ये इन्होंने बात कही। उसके बाद में चिंतामणिकार। चिंतामणिकार का मतलब है, चिंतामणि जो ग्रंथ है, चिंतामणि नामक ग्रंथ, उसको लिखने वाले गंगेशोपाध्याय, ये नैयायिक है। ये क्या है? नैयायिक है, न्याय शास्त्र के प्रणेता। तो ये न्याय शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान हैं। ये इन्होंने कहा कि जो आपने ये बात कही, अन्यथा ख्याति वालों ने कहते हैं कि आपने कहा कि जो सांप है वो बाम्बी में है और इधर सामने दिखाई पड़ता है, तो अगर बाम्बी का सांप दिखाई पड़ेगा तो उस सांप के और नेत्र के बीच में दीवार वगैरह कई चीजें है ना, वो सब कुछ दिखाई पड़ना चाहिए, तो वो कब कुछ दिखाई पड़ता नहीं, इसलिए तुम्हारा जो सिद्धांत है वो मानने योग्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो क्या कहते, इनका सिद्धांत कि जेवरी का ही अन्यथा कहिए और प्रकार से सर्प रूप से भान होता है। जो रस्सी है वही सर्प रूप से प्रतीत होती है, ये अन्यथा कहते हैं। और वस्तु है कुछ और अन्यथा रूप से प्रतीत होना, ये इनका सिद्धांत है, इसलिए इनकी ख्याति का नाम है, ये अन्यथा ख्याति इनके अनुसार है। अन्यथा ख्याति ये भी मानते हैं न्यायिक और वैशेषिक, अन्यथा ख्याति गंगेशोपाध्याय भी मानते हैं, लेकिन दोनों की अन्यथा की परिभाषा अलग है। ठीक है, अब उसके बाद में अख्याति। तो ये अख्याति जो है ये एक अलग मत है। ये कहते हैं कि इन्होंने सबका खंडन कर दिया। पहले तो बोले आपने जो कहा कि सांप कहीं है नहीं तो अन्य बिल्कुल असत है,
तो जो असत वस्तु है वो तो दिखाई ही नहीं देती, जैसे खरगोश के सिंग। तो फिर असत ख्याति जो आप मान रहे हो कि सांप कहीं नहीं है, तो सांप दिखना ही नहीं चाहिए, फिर सांप बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, सांप की प्रतीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि असत की प्रतीति नहीं होती। और जो क्षणिक विज्ञानवाद नंबर 2 है आत्मख्याति, उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो ही सर्प के रूप को धारण करती है, परंतु जो बुद्धि है वो क्षण क्षण में बदलती है। तो जब बुद्धि क्षण क्षण में बदलती है तो सर्प भी तो बदलना चाहिए। जो सर्प है अधिक देर तक दिखाई पड़ता है वो नहीं दिखना चाहिए, केवल क्षण भर दिखना चाहिए। पर इसलिए तुम्हारी जो ख्याति है वो भी खत्म हो गई, उसका भी खंडन हो गया। अब उसके बाद जो अन्यथा ख्याति की जो प्रथम रीति उन्होंने कहा, तो वो उन्होंने चिंतामणिकार ने इसको मत को काटे दिया है। और जो चिंतामणि ने बात कही उसकी बात को कहते हैं हम काटते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो अन्यथा ख्याति मत तुम्हारा चिंतामणिकार का है वो भी असंगत है। क्यों? क्योंकि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होता है, ये निश्चित है। जो ज्ञान होगा जैसी वस्तु है वैसा ही होगा, अपने मन से कुछ नहीं हो जाएगा। कहो कि हाथी है और हमको घोड़े का ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाथी है तो हाथी दिखेगा, घोड़ा है तो घोड़ा ही दिखेगा, सोना है तो सोना दिखेगा, चांदी है तो चांदी दिखेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं ये ऐसा ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होता है, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होता है। और ज्ञेय है रस्सी और सर्प का ज्ञान हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल विरुद्ध बात है। इसीलिए हमारी रीति जो है वो ये है कि जहां रस्सी में सर्प का भ्रम होता है वहां वहां पे रस्सी का इदम रूप से इदम अंश होता है और एक होता है सर्प। तो रस्सी का जो इदम अंश होता है ये तो सामान्य ज्ञान होता है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ये जो सामान्य ज्ञान होता है इदम अंश, ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जो सर्प रूप से जो ज्ञान होता है वो स्मृति ज्ञान होता है। पहले कहीं देखा हुआ सांप है वो वहां पर स्मृति होती है, ऐसा ये अख्यातिवाद मत मानते हैं, ठीक है। तो ये एक शिष्य कह रहे हैं कि 4 प्रकार की ख्याति हमने पढ़ी है, यहाँ हम कौन सी बात को माने, किसके अनुसार ये रस्ते में सांप दिखाई पड़ रहा है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि ऐसा है, ये जो 4 ख्याति इन्होंने बताई है ना, ये चारों की चारों युक्तिहीन है। क्या समझे? चारों की चारों युक्तिहीन है। अब वो कैसे युक्तिहीन है, क्या है, ये बात आगे समझाएंगे। अब इसी का हम आगे यहाँ पर देखो, पहले वाले वो लोगों को अख्याति ने खंडन कर दिया, अब अख्यातिवादी को वेदांत मत खंडन करेगा। ये क्या कहते हैं? अख्याति मत खंडन, क्रमांक 131 देखिए, पेज नंबर 75। ख्याति अनिर्वचनीय लखी पंचम तिन तय और युक्तिहीन मत चारिये मानहु भ्रम की ठौर। कहते हैं भ्रम के समय में ये जो 4 सिद्धांत बताए गए हैं, ये 4 ख्यातियां, ये सब युक्तिहीन है। इन चारों से अलग एक ख्याति और है जिसका नाम है अनिर्वचनीय ख्याति, वो तुम समझो। क्या समझे? वो तुम समझो, ये चारों से अलग है। वो क्या है? अब इधर समझो टीका। हे शिष्य, 3 ख्याति ते और ही ब्रह्म की ठौर अनिर्वचनीय ख्याति पंचम लग, ठीक है। इन 4 से अलग एक अनिर्वचनीय ख्याति है, उसको तुम समझो। और जो असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति और अख्याति है, ये चारों मत युक्तिहीन है। जैसे इन्होंने खुद ही उत्तर मत निरूपण में 3 ही मत असंगत कहे, सबने पहले वाले का खंडन कर ही दिया है। उत्तर यानी बाद वाला और प्रथम यानी पहले वाला। उत्तर मत मतलब बाद में जो जिसने के बाद आया उसने पहले वाले का खंडन कर चुके हैं। और जो अख्याति मत है वो भी असंगत है, उसका खंडन हम करते हैं वेदांतवादी। वो कहते हैं क्यों कि जो इन्होंने कहा कि यह प्रथम, यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि यह सर्प है, इस ज्ञान में यह अंश तो रज्जु का सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, ठीक मान गए। लेकिन जो इन्होंने कहा कि सर्प है, इतना अंश पूर्व दृष्ट सर्प का स्मृति ज्ञान है, ये उन्होंने कहा, तो बोले ये अख्यातिवादी का जो मत है ये मानने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तहां पूर्व दृष्ट सर्प का स्मरण मानेंगे, पूर्व दृष्ट सर्प का स्मरण ही माने तो सम्मुख रज्जु देश में सर्प का ज्ञान नहीं माने, तो सम्मुख रज्जु ते पुरुष को भय होए के उल्टा भागे है। जो सामने व्यक्ति रस्ती में सांप देखता है
तो सांप को देख करके वो भयभीत होता है, भागने लगता है ना। अगर पुराना सांप देखेंगे, याद करेंगे, तो पुराने सांप को देखकर याद करने में ये नहीं होगा कि भागे हम, कांपे हम, डर जाएं, ये नहीं होगा। परंतु ये होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्मृति ज्ञान नहीं माना जा सकता। पहले देखे हुए सांप को हम याद करेंगे तो भले ही मन में कांप जाए, अभी भी सिहर जाए, हो सकता है, पर उसको देख के भागने लगे, ये नहीं होगा। उसकी याद आने पे भागने लगे, ये बात नहीं होगी। पर यहाँ भागना होता है। किंवा मतलब अथवा। अंक 132 यहाँ कहते हैं, रज्जु का विशेष रूप से यथार्थ ज्ञान हुए थे, अनंतर ऐसा बाद होवे है। और जब रस्ती का ज्ञान हो जाता है, विशेष ज्ञान, तब क्या होता है, तब रस्ती का जब विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा बाद होता है। मतलब जो सर्प दिखता है, उस सर्प का बाद होता है। क्या होता है वहां, मेरे को रस्ती में सर्प की प्रतीति मिथ्या होती भई, मेरे को रस्ती में मिथ्या सर्प की प्रतीति हुई, ऐसा वो बोलता है। या बाधते भी रस्ती में ही सर्प की प्रतीति होवे है। इससे भी समझ में आता है कि उसको रस्ती में सांप की प्रतीति हुई है, पूर्व दृष्ट सर्प की स्मृति नहीं है। तो बोलता मेरे को रस्ती देख के पहले का सांप याद आ गया, ये बोलता। पर वो ऐसा नहीं कहता, वो कहता मेरे को रस्ती में सांप दिखाई पड़ा, ये रस्ती मेरे को दिखाई, रस्ती पड़ी थी तो मेरे को लगा सांप पड़ा हुआ है, ऐसा बोलेगा वो। तो अगर मान लो स्मृति होती तो बोलता कि रस्ती को देख को मेरे को सांप की स्मृति हो गई, ऐसा बोलता। पर ऐसा नहीं कहता ना, तो इसीलिए भी ये स्मृति ज्ञान नहीं है। ठीक है। और यह सर्प है, यहाँ ज्ञान एक ही प्रतीत हो, वह दो नहीं। और यह सर्प है, ये जो बात कही गई है यहाँ पे, एक ही ज्ञान होता है, दो ज्ञान नहीं होते। एक काल में अंतःकरण से स्मृति रूप और प्रत्यक्ष रूप दो ज्ञान होवे भी नहीं। हो सकता है क्या, बताओ आप लोग खुद ही अपनी अनुभूति बताइए कि एक ही समय में अंतःकरण से स्मृति ज्ञान भी हो जाए उसी चीज का, और उसी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाए, कैसे होगा। अंतःकरण की वृत्ति तो एक समय में एक ही वस्तु का उसको ज्ञान होता है, समझ गए। हाँ, एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान हो सकता है, पक्की बात है। तो इसलिए ये हो नहीं सकता। याते अख्याति मत भी अत्यंत असंगत है, तो इसलिए जो इन्होंने अख्याति मत कहा है ये भी असंगत है। ठीक है। तो इन चारों मतन का प्रतिपादन और खंडन विवरण और स्वराज्य सिद्धि आदि ग्रंथन में विस्तार से लिखा है। विवरण ग्रंथ जो है सुरेश्वराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य जो मंडन मिश्र थे, उन्हीं का नाम, जब भगवान शंकराचार्य जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद वो पराजित हो गए, उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यत्व जब स्वीकार किया तो उन्हीं का नाम सुरेश्वराचार्य जी हुआ था। उन्होंने ही अद्वैत, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं अद्वैत मत के, उन्हीं का ग्रंथ है विवरण। और स्वराज्य सिद्धि आदि ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में इन मतों का खंडन बहुत विस्तार से लिखा है, परंतु वो प्रतिपादन और खंडन की युक्ति कठिन है। साथ साथ में जिज्ञासु को आवश्यकता भी नहीं है उसको, यहाँ पे जिज्ञासु को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है ना। इसीलिए याते संक्षेप ते जिज्ञासु को रीति जनाई है, विस्तार हमने लिखा नहीं। लेकिन सिद्धांत में जो अनिर्वचनीय ख्याति है, इसका जिज्ञासु को उपयोग है, समझ गए ना, इसका जिज्ञासु को उपयोग है। इसी को समझेगा तभी वो ब्रह्माभ्यास कर पाएगा, समझ गए कि नहीं। ये जो चतुर्थ तरंग है, अगर चतुर्थ तरंग जो है, समझ लीजिए चतुर्थ तरंग, पांचवी तरंग और छठी तरंग, और उनमें चतुर्थ तरंग तो बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो विचार सागर का प्राण है। अगर इसको नहीं समझा तो आपको ब्रह्म चिंतन कैसे करना है समझ में नहीं आएगा। ये इसी के द्वारा आपको ब्रह्म चिंतन करना है। सर्वत्र ब्रह्म कैसे है वो इस तरंग में समझाया जाएगा, कैसे अपनी वृत्ति से हर जगह आत्मदर्शन करना, ब्रह्म दर्शन करना, ये सब इसमें दिखाया जाएगा। और इस तरंग में शारीरिक परिश्रम तो है भी, पढ़ना, समझना, याद करना, ये तो है। इसके साथ साथ में मानसिक परिश्रम भी करना है, सूक्ष्म परिश्रम करना है कि चुपचाप उसको समझो और उसमें एकांत में बैठकर शांत चित्त से अपने चित्त की वृत्ति को जो इसमें बताया गया वैसा प्रैक्टिकली ले जाओ, समझ गए। और ये आप ही को करना पड़ेगा। जब आप लोग इस प्रकार चिंतन करोगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा।
और कुछ चीज फिर आपकी वृत्ति कहीं नई प्रश्न खड़ा होगा वृत्ति के सामने, जब प्रश्न खड़ा होगा वो प्रश्न आप लोग हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है ताकि रीति। अनिर्वचनीय ख्याति की क्या रीति है, अब ये समझिए। यहाँ कहते हैं सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है ताकि यह रीति है। उसकी प्रक्रिया कैसे है वो समझो। कहते हैं अंतःकरण की, जो पहले हम ये समझे कि हमारे सामने तमाम जो पदार्थ पड़े हुए हैं, अनिर्वचनीय ख्याति ये वेदांत का प्राण है। ठीक है, आप सबसे पहले समझे कि सामने जो भी कुछ पदार्थ हो दिखाई पड़ रहे हैं, इन पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार से हमको होता है। ठीक है, इस बात को पहले समझे। ये होता है कि जो अंतःकरण की वृत्ति है, ठीक है, अंतःकरण की वृत्ति नेत्र इंद्री के द्वारा, जैसे किसी रूप को देखना है तो नेत्र इंद्री के द्वारा निकल करके उस वस्तु तक जाती है। मान लीजिए ये पेंसिल है तो इस पेंसिल तक के गई। ठीक है, अब पेंसिल के ऊपर जो तुला विद्या का आवरण